हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 2 के अध्याय 11 नीलकंठ के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। हमने आपकी नई बुक के अनुसार आपके अध्याय 1 से लेकर 10 तक सभी के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए आप और वहां से आपको सभी क्लासेस एक ही जगह आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि मोर मोरनी के जो नाम है वो किस आधार पर रखे गए। इस अध्याय के अंदर जो मोर और मोरनी के नाम हैं वो किस आधार पर रखे गए हैं वो आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नीलाभ ग्रीवा यानी कि नीली गर्दन के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ रखा गया। मोर का नाम नीला गर्दन की वजह से, किसकी वजह से? नीली गर्दन की वजह से मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ रखा गया। और जो मोरनी है वो सदैव और सदैव उसकी छाया में, यानी कि मोर की छाया के समान उसके साथ रहने की वजह से उसका नाम क्या रखा गया? राधा रखा गया। यानी नीलकंठ यहाँ पर भगवान कृष्ण को बता रहा है और राधा उनकी प्रेमिका को प्रदर्शित कर रहा है। तो मोर का जो नाम है वो उसकी नीली गर्दन की वजह से, किसकी वजह से? नीली गर्दन की वजह से क्या रखा गया है? नीलकंठ रखा गया है। और ये जो मोरनी है ये पूरे समय मोर के साथ उसकी छाया के रूप में, यानी उसके साथ सदैव और सदैव बनी रहती है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? राधा रखा गया है। ठीक, आगे बात करें दूसरा। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली से बने हुए बड़े घर के अंदर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ, यह आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, दोनों नवा आगंतुकों ने पहले से ही रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। यानी जिस तरह हमारे परिवार के अंदर एक नई वधु को, दुल्हन को हम लाते हैं, जिस तरह का माहौल उस समय होता है, ठीक वैसा ही माहौल यहाँ पर भी था। लक्का जो कबूतर हैं, कबूतर का नाम क्या है? लक्का, वो नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु की रागिनी अलापने लगा। जो लक्का नाम का कबूतर है वो उन दोनों बच्चों के चारों तरफ घूम घूम करके गुटरगु करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। और जो बाड़े के अंदर बड़े खरगोश थे वो परिवार में जिस तरह बड़े सदस्य होते हैं या जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं वो एक साइड में अच्छे से बैठकर देखा करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी दोनों खरगोश एक तरह एक साइड में बैठकर क्रम से उनका निरीक्षण कर रहे थे। वही जो छोटे खरगोश के बच्चे थे वो उनके चारों ओर, यानी उन मोर के बच्चों के चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। वही जो तोते थे वो भी एक आंख बंद करके उन बच्चों का परीक्षण कर रहे थे। तो ये स्थिति थी उस समय जाली के बने हुए बाड़े में। कब? जब मोर के बच्चे को उन बाड़े के अंदर या उस जाली के बने हुए घर के अंदर लाया गया था। तो कबूतर गुटरुकू करके चारों तरफ उनके घूम रहा था। बड़े खरगोश आपके सभ्य मानव की तरह एक क्रम में बैठकर उनका निरीक्षण कर रहे थे। छोटे खरगोश जो छोटे खरगोश थे वो उन बच्चों के चारों ओर उछल कूद कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे। और जो तोते थे वो एक आंख बंद करके मानो उनका क्या कर रहे थे? परीक्षण कर रहे थे। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 3। लेखिका को नीलकंठ की, यानी नीलकंठ जो मोर का नाम है, उसकी कौन कौन सी चेष्टाएं, उनकी कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी या बहुत पसंद आती थी? नीलकंठ की ऐसी कौन कौन सी चेष्टाएं थी, ऐसी कौन कौन सी आपकी जो भावनाएं थी या ऐसी कौन कौन सी स्थितियां थी जो उस लेखिका को बहुत पसंद आती थी? तो देखे, जो नीलकंठ नाम का मोर है वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में क्या थी? आकर्षक थी। लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं बहुत अधिक भाती थी।
वो मोर की कौन कौन सी चेष्टा या कौन कौन सी जो क्रियाकलाप थे, मोर की ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां थी जो लेखिका को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। पहली थी मेघों की गर्जन, ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाना, तन में नृत्य करना। यानी जब बाद आपके आकाश के अंदर बादलों की गड़गड़ाहट होती थी, जब आकाश के अंदर बादलों की गर्जन होती थी, गड़गड़ाहट होती थी, तो उस समय मोर अपने पंखों को इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों में फैला देता था और क्या करता था, नृत्य करता था। तो ये स्थिति लेखिका को बहुत ज्यादा भाती थी। और दूसरी चेष्टा थी लेखिका के हाथों से होले होले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। लेखिका के हाथों में जब लेखिका चने लेकर बैठती थी तो मोर धीरे धीरे होले होले उनको उठाकर खाता था। उस समय उसकी जो चेष्टाएं थी हंसी और विस्मय, हंसी का मतलब एक तो वो खुश था लेकिन उसे डर भी रहता था, तो जो हंसी और जो विस्मय का भाव था उस समय की स्थिति में वो लेखिका को बहुत ज्यादा भाता था। ठीक। प्रश्न संख्या 4, इस आनंदो उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये जो वाक्य आपके सामने दिया हुआ है, इस वाक्य में कौन सी घटना को बताया गया है अथवा किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो देखें, इस आनंद उत्सव में रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मैया से एक अधमरी मोरनी खरीदी थी। जब लेखिका ने बड़े मैया से एक अधमरी हुई यानी बहुत ही बुरी स्थिति में जो मरने की कगार पर थी, उस मोरनी को खरीदा था और लेखिका उसे अपने घर लेकर आई थी। उसका नाम क्या रखा था लेखिका ने, कुब्जा रखा था। क्या रखा था, कुब्जा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ साथ में रहना बिल्कुल भी भाया नहीं, यानी बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आया। किसको, कुब्जा नामक मोरनी को। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। जो कुब्जा नामक मोरनी है वो नीलकंठ के साथ रहना पसंद करती थी लेकिन नीलकंठ उसे पसंद नहीं करता था। नीलकंठ नाम का जो मोर था वो उस कुब्जा से दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए और इस बात से नाराज होकर कुब्जा नामक मोरनी ने जो राधा के अंडे थे, जो नीलकंठ के साथ में हमेशा रहती थी, उसके अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे क्या हुआ, नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, यानी नीलकंठ की जो खुशी थी वो क्या होगी, गायब हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी, क्योंकि अब उसकी जो दूरी है वो राधा से बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का क्या हो गया, अंत ही हो गया। उस कुब्जा नामक मोरनी ने नीलकंठ की शांतिपूर्ण जो जिंदगी थी उसमें ऐसा कोलाहल मचाया कि उसका क्या हो गया, उसकी जिंदगी का बेचारे का अंत ही हो गया। आगे बात करूं प्रश्न संख्या 5 की, तो बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। बसंत ऋतु में नीलकंठ मोर के लिए उस जाली वाले घर में रहना क्यों कठिन हो जाता था या असहनीय हो जाता था, उसके पीछे कारण क्या था। तो प्यारे विद्यार्थियों, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित व पल्लवित यानी सुगंधित और बिखरे पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। नीलकंठ को जो फल वाले वृक्ष है उसकी तुलना में ज्यादा पुष्प वाले और ज्यादा सुगंधित जो पत्तों वाले वृक्ष थे वो उसे पसंद थे। किसको, नीलकंठ मोर को। लेकिन बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और जो अशोक वृक्ष है वो लाल पत्तों से ढक जाता था। तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना क्या हो जाता था, असहनीय हो जाता था, क्योंकि बसंत ऋतु में उनके सारे पत्ते झड़ जाते थे, है ना। तो जो आपका आम था, आम का वृक्ष तो मंजरियों से ढक जाता था और अशोक लाल पत्तों से ढक जाता था, यानी उसके सारे पत्ते सूख जाते थे। इस वजह से नीलकंठ के लिए उस समय जाली वाले घर में रहना असहनीय हो जाता था और उसे क्या करना देना पड़ता था, उसे नीलकंठ को छोड़ देना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि बसंत ऋतु में पेड़ पौधों के सारे जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। इस वजह से ये स्थिति नीलकंठ मोर के लिए बहुत ज्यादा दुखनीय थी,
बहुत ज्यादा कष्टप्रद थी। इस वजह से वो इस मौसम के अंदर जाली वाले घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। प्रश्न संख्या 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा नामक मोरनी के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? जाली घर में रहने वाले जितने भी जीव थे वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्या बन जाते थे? फ्रेंड बन जाते थे। लेकिन कुब्जा जो मोरनी जो लेखिका ने खरीद कर लाई थी वो बाकी सबके साथ मित्र नहीं बन सकी। ऐसा क्यों था वो आपको बताना है। तो जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि जो कुब्जा नामक मोरनी थी वो किसी के साथ मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे क्या करती थी? लड़ती रहती थी। उसे केवल किसको? कुब्जा नामक मोरनी को केवल और केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को अपने पास आने भी या जाने भी नहीं देती थी। वह किसी को अपने पास आने भी नहीं देती थी। किसी को साथ देखते ही, यानी नीलकंठ के साथ किसी को देखते ही वह उसे चौस से मारना क्या कर देती थी? शुरू कर देती थी। नीलकंठ के पास किसी का भी जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसके इसी व्यवहार की वजह से वो किसी के साथ बाड़े में मित्र नहीं बन पाई थी। आगे बात करें, 7वां प्रश्न, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता आपको बतानी है। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से कैसे बचाया और इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है? तो एक बार की बात है जब एक सांप जाली घर के भीतर आ गया था। सभी जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश जो बहुत ही छोटा बच्चा था वो सांप की पकड़ के अंदर आ गया। सांप ने उसे क्या करना चाहा? निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा भी लिया था। नन्हा खरगोश धीरे धीरे छी छी कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी क्या सुनी? व्यथा सुनी, ये आवाज सुनी तो वह अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से क्या आ गया? झूले से नीचे की तरफ आ गया। अब उसने बहुत ज्यादा सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से क्या किया? दबा दिया और फिर अपनी चोंच से सांप के मुंह पे इतने प्रहार किए कि वह क्या हो गया? सांप अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होने की वजह से खरगोश का बच्चा मुंह से निकलकर आ गया या मुंह से निकलकर दूर हो गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से क्या किया था? बहुत ही बहादुरी से बचाया था। अब इस घटना से नीलकंठ के कौन कौन से स्वभाव की विशेषता उभर कर सामने आती है वो हमें बतानी है। पहली विशेषता है सतर्कता, यानी बहुत ज्यादा सजगता। सतर्कता का मतलब एक ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिव होना, है ना। जैसे ही उसने खरगोश की थोड़ी बहुत आवाज सुनी वो क्या हो गया? वो बहुत तुरंत ही जग गया। तो जाली गर्गे ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराहा सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से क्या हो गया? नीचे आ गया। यानी सांप के मुंह में फंसा हुआ छोटा खरगोश का बच्चा जब छी छी कर रहा था तो उसकी बहुत आवाज धीमी होने की वजह से भी उसको सुनाई देगी और वह झूले पे सो रहा था। कौन? नीलकंठ। तो उसकी धीमी आवाज को सुनकर भी उसे शक हो गया कि कोई ना कोई क्या है? दुख में है, कष्ट में है और वह बहुत ही सतर्कता से बहुत ही जल्दी क्या हो गया? झूले से नीचे उतर आया। दूसरी विशेषता है वीरता। नीलकंठ बहुत ही वीर प्राणी है। उसने अकेले ही सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के दो खंड करके यानी दो टुकड़े करके अपनी वीरता का क्या दिया? अपनी वीरता का उसने परिचय दिया। फिर कुशल संरक्षक। तो खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने ये सिद्ध कर दिया कि वह क्या है? कुशल संरक्षक है। संरक्षक का मतलब होता है किसी की सुरक्षा करने वाला या किसी का ध्यान रखने वाला, बचाव करने वाला। उसके संरक्षण में किसी भी प्राणी को कोई भय नहीं था। तो इस तरह आपके नीलकंठ मोर की तीन विशेषता मुख्य रूप से उभर कर सामने आती है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, सतर्कता वाला है, बहुत ज्यादा वीरता है उसमें और वह बहुत ज्यादा कुशल क्या है? संरक्षक है। आगे बात करें निबंध से आगे, यह पाठ एक रेखा चित्र है
रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे हुए किसी अन्य रेखा चित्र को आपको पढ़ना भी है। तो देखें, रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर के जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। रेखा चित्र के अंदर कोई एक बहुत बड़ी कहानी न होके वो किसी के जीवन के एक छोटा सा भाग या छोटे से अंश को प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का क्या होता है, समावेश होता है। ये बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, लेकिन किसी के बारे में उसके संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनका सारांश होता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। क्या होती है? किसी भी चीज के बारे में उसकी भावनाओं को उकेरा जाता है और उसकी संवेदनाओं को व्यक्त किया जाता है। यह अत्यंत ही स्वाभाविक और सरल होते हैं और इनमें बनावट नाम मात्र की भी नहीं होती है। इनमें कोई बनावट नहीं होती, उसमें केवल और केवल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी या जो विस्मय घटना होती है उनको उकेरा जाता है। 9वां, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है, मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई, जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए, मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होगी, जिसकी वजह से गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। जब नीलकंठ पक्षी की नीलकंठ पक्षी जो मोर था उसकी मौत हो गई और उसकी अस्थियों को जब गंगा की नदी के अंदर क्या किया गया, विसर्जित किया गया, तो लेखिकों को वहां पर क्या स्थिति दर्शाई गई या लेखिका को वहां पर क्या चीज दिखाई दी है ना, उसे गंगा के पानी में किस तरह का अनुभव हुआ वो आपको बताना है। तो जब गंगा की बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इसका मतलब है कि गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातः काल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य क्या करता है, वो प्रस्तुत करता है। सुबह के समय गंगा और यमुना का श्वेत श्याम जल जब आपस में मिलता है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो 7 रंगों में दिखाई देता है, सतरंगी दिखाई देता है और दूर दूर तक ऐसा दिखाई देता है जैसे मोर क्या कर रहा हो, नाच रहा हो, जो अत्यंत लुभावना और कैसा होता है, मन को मोहने वाला होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का क्या होता है, आभास होता है। और जब गंगा की लहरें ऊपर नीचे होती है तो उससे ऐसा लगता है कि मानो मोर पंख क्या कर रहे हो, थिरक रहे हो। जिस तरह मोर नाचते हुए अपने पंखों को हिलाता है वही स्थिति लेखिका को यहाँ पर क्या हो रही है, वही स्थिति यहाँ पर लेखिका को दिखाई पड़ रही है। ठीक, आगे, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करो कि जब नीलकंठ मोर नाच रहा होता है उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, वो कैसा दिखाई देता है, वो आपको बताना है। तो मेघों के घिरते ही यानी आकाश में बादलों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती उसके पावों में शक्ति आ जाती और नृत्य तेजी से होने लगता, जो अत्यंत ही मनोहारी होता। यानी जब आकाश के अंदर बादल गरजना शुरू हो जाते थे तो नीलकंठ के पाव क्या करना, थिरकना यानी नाचने की कंडीशन में आ जाते थे, वो नाचना शुरू कर देते थे। जैसे जैसे वर्षा तेज होती जाती उसके पावों में मानो इतनी शक्ति आ जाती कि वह बहुत तेज गति से नाचने लगता था, जो बहुत ही क्या होता, मन को हरने वाला होता। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता और जब नीलकंठ अपने पंखों को फैलाता तो मानो क्या हो गया हो, इंद्रधनुष खिल गया हो। आगे, भाषा की बात, रूप शब्द से कुरूप बना है, स्वरूप बना है, बहुरूप बना है। इसी प्रकार नीचे लिखे गए शब्दों से आपको अन्य शब्द बनाने हैं। सबसे पहले है गंध, तो गंध से गंधहीन, गंधक, सुगंध और दुर्गंध। फिर है रंग, रंग से रंगहीन, बेरंग, बदरंग और रंग रोगन। फिर फल, सफल, कुफल, असफल, फलदार और फलित। फिर ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग शब्द बना दिए हैं। अगला,
नीचे दिए गए शब्दों के आपको क्या करने हैं, संधि विग्रह करने हैं। क्या करने हैं, संधि और संधि विग्रह करना है। देखो, नील धन आभ क्या होगा, नीलाभ। नव धन आगंतुक क्या होगा, नवांगतुक। क्या होगा, नवांगतुक। फिर सिंहासन का संधि विच्छेद क्या होगा, सिंह धन आसन। मेघाच्छन्न का क्या होगा, मेघ धन आच्छन्न। ठीक, तो यहां पर हमने संधि और संधि विग्रह किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने नीलकंठ के अभ्यास प्रश्नों के समस्त उत्तर को बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।